से। दिस इज कॉल्ड द प्योर इंग्रेडिएंट साइंस दैट इज ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड, और जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि कोई केमिकल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं, जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है। नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी जो फिजिकल इमल्सन बना के उसको बाइंड ऐसी चीजों के जो फूड ग्रेड वाली हैं उसके साथ उसको डिलीवर किया जाता है, जिसको यूज करने से अब्जॉर्बेंस ज्यादा रहता है, ज्यादा यूटिलाइज कर पाते हो उस पूरे सप्लीमेंट को, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हो, अच्छे से बॉडी यूटिलाइज कर पाती है। और जो अनयूटिलाइज मटेरियल होता है जिसको बॉडी यूटिलाइज, उसको आप आराम से आपकी किडनी से पास हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट बॉडी में नहीं करता है। उसके अंदर मैक्सिमम चीज रासायनम फॉर्म में डली हुई है। रासायनम फॉर्म क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। जैसे आपने बनाना खाया तो बनाना आपकी बॉडी का पार्ट बन गया, सेब खाया तो सेब का अपनी बॉडी का पार्ट बन गया। तो हमारे सप्लीमेंट में ऐसे कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होते जो लीवर किडनी को डैमेज करें, जिसका कोई साइड इफेक्ट होता है। दरअसल दरअसल लोगों को ये बड़ी चैलेंज रहता है, और ऐसे प्रोडक्ट जो धड़ल्ले से आयुर्वेद के नाम पे बिकते हैं, धड़ल्ले से मार्केटिंग में प्लान के नाम से बिकते हैं, मोटिवेशन के नाम पे बिकते हैं, उनसे थोड़ा सा मैं हमेशा बोलता हूं कि साइंस को देखिए, क्योंकि हेल्थ के साथ आप डील कर रहे हो, शरीर के साथ आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ लिविंग को हम साइंस ऑफ लिविंग बोल रहे थे, बट प्रोडक्ट इज आर्ट ऑफ मार्केटिंग नहीं है, इस साइंस है जो भी आपको सेफ्टी दे सकती है। और यूएसएफडीए, बहुत ही कम कंपनियां इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आपको देखेंगी, मतलब नेग्जिली ना के बराबर तो आपको देखने को मिलेंगी, जो आपको यूएसएफडीए जैसे प्रूवन प्रोसेसिंग प्लांट से आपके पास प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप क्वालिटी का एश्योरेंस ले सकते हैं, इनोवेशन का एश्योरेंस ले सकते हैं, सेफ्टी का एश्योरेंस ले सकते हैं, और फिर लास्ट में चौथा वर्ड जोड़ना चाहूंगा, रिजल्ट का भी एश्योरेंस ले सकते हैं। और जितने भी लगता है कि आप जो स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हैं, यदि रिजल्ट का एश्योरेंस आपको लगता है तो आप अपना थम्स अप दिखा के मुझे समर्थन दे सकते हैं कि यस, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के चेहरे से, भाव से पता लगता है कि यू आर वेरी हैप्पी, एंड लेट्स बिल्ड दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी जहां क्लैरिटी हो प्रमोशन में, सेफ्टी हो प्रोडक्ट में, विचारों में से लेके हम जिसके साथ प्रोडक्ट लेके जाते हैं वहां सच्चाई हो, और कोई भी चीजें हम इस तरीके से ना करें जो हमारी कम्युनिटी, हमारे परिवार या हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हर्ट करें, या इसकी गलत तरीके के प्रमोशन में इस इंडस्ट्री को लेके जाएं, वो एक्टिविटी ना कीजिए। और मुझे पता है कि एस्टोनिया वन एज अ प्योरली एक कल्चर्ड कंपनी है, एक प्रोफेशनल कंपनी है, और हमारे सारे एसोसिएट्स जो हैं वो बहुत सेंसिबल एंड सलीके से काम करते हैं। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। और जय हिंद के माई एचबी प्रोग्राम में वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वी लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेज मीटिंग। माई एचबी का आज हम टॉपिक रखने वाले हैं, दैट इज डायबिटीज, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं किसी एक फैमिली फंक्शन में था, माफ़ी चाहूँगा कि एक ट्रेडिशनल अटायर में, जो एक हमारी कल्चर की अटायर है उस पर बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ। बट ये था कि मीटिंग को जरूर करेंगे, आधे घंटे 40 मिनट जरूर आप लोगों के साथ ये टाइम इन्वेस्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। फिर से क्लोजिंग के टाइम पे भी एक भारी संख्या में लोग इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं, एक पीपीटी के माध्यम से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें हमने एक डायबिटिक बॉम्ब लिखा हुआ है। डायबिटिक बॉम्ब का मतलब है कि एक तरीके से ये बॉम्ब ब्लास्ट की तरह ये बीमारी हमारी कम्युनिटी में, हमारे देश में, या पूरे ग्लोबल लेवल पे ऑलमोस्ट हर किसी के आसपास में या घर में देखने को मिलती है। और लगभग लगभग यदि हम मैं बात करूं तो आज इंडिया में डाटा के हिसाब से 100 मिलियन, नोट कीजिए, 100 मिलियन पीपल इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, जिसको हमारे पूर्वी क्षेत्र में चीनिया, मधुमेह, शुगर, इन सारी चीज़ों को के अलग अलग इनके नाम हैं। तो डायबिटीज एक पहले बोला जाता था ये अमीरों की बीमारी है, शहर में जो लोग रहते हैं उनकी बीमारी है। तो बट आज के टाइम पे आप देखेंगे कि हमारे ये
ना तो अमीरों की ना शहरों की, ये हर क्षेत्र की बीमारी है, हर कम्युनिटी में, चाहे वो इकोनॉमी बैकग्राउंड जिनका लो हो उस साइड की बात करें, या हायर में, तो ये ऑलरेडी पहले भी ये चीजें आपको देखने को मिलती थी, डायबिटीज के केस देखने को मिलते थे। तो 100 मिलियन एक छोटा आंकड़ा नहीं है, जो कि लगभग लगभग मैं बात करूं तो 10 करोड़ के आसपास लोग, 10 करोड़ सर, 10 करोड़ के आसपास लोग इंडिया में डायबिटिक के शिकार हो चुके हैं। और ऑलमोस्ट मान के चले 8 से 9%, 8 से 9% अडल्ट जो हैं, टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से 8 से 9% लोग इसके शिकार, यानी कि हर 9 में से एक आदमी डायबिटीज का शिकार है इंडिया में। और यदि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के उसमें देखें, 20 से आप 50 साल की उम्र के डाटा को अलग हटा के देखें, तो यहाँ 20% का आंकड़ा, जो कि छोटा नहीं है, इसलिए इसको हम बॉम्ब बोल रहे हैं, देर इज ए डायबिटिक बॉम्ब। और ये ब्लास्ट हो रहा है आज के टाइम पे। और प्री डायबिटिक यानी कि जो लोग अभी डायबिटीज के इनिशियल स्टेज में हैं, उनकी संख्या देखी जाए तो लगभग 130 मिलियन ये आंकड़ा पहुंच गया है। और वर्ल्ड का जो टोटल आंकड़ा है और हमारा आंकड़ा है, तो वर्ल्ड के हर 5 डायबिटिक आदमी में से एक डायबिटिक आदमी इंडिया का है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 500 मिलियन लोग डायबिटीज के शिकार हैं। 500 मिलियन में से 100 मिलियन हमारे हैं। तो वर्ल्ड की सारी पॉपुलेशन में डायबिटीज को इकट्ठा किया जाए तो वर्ल्ड में हर 5वां आदमी इंडिया से डायबिटिक है। तो हमारे लिए ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग है, अलर्टनेस है, और सीरियस होने का टाइम है कि यदि हम लकी है, मैं मानता हूं कि यदि हमें 10 में उस 9 में से एक आदमी में हमारा नंबर नहीं आया, तो हम इससे बच सकते हैं। और इसको हम यदि आ भी गया है, अनफॉर्चुनेटली हम हाइपर ग्लूकोज की तरफ, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज, शुगर की बीमारी से ग्रस्त है, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका कोई एक सिंगल रीजन नहीं होता डायबिटीज होने का, तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, उनके हम बात करेंगे। मैं इसको सीधा आईपैड से कनेक्ट कर देता हूं समझाने के लिए। सो डायबिटिक बॉम्ब, डायबिटीज एक बॉम्ब है आज के टाइम पे, और कोई किसी के सिर पे गिर सकता है। थोड़ा सा ध्यान से रहिए, अपने आप की केयर कीजिए। और जैसा कि हम जानते हैं, 100 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज इंडिया में। और 130 मिलियन के आसपास प्री डायबिटिक प्लस डायबिटिक लोगों की यहाँ पे तादाद है। और वर्ल्ड में 500 मिलियन लोग हैं टोटल। तो वर्ल्ड में हर 5 में से 5 in 1 इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहा है। और वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन का यदि देखा जाए, ये जो डाटा बनता है, तो ऑलमोस्ट 9 से 10% लोग वर्ल्ड में डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे, इंडिया में ये 100 मिलियन है। और इंडिया में यदि बात की जाए तो ये वर्ल्ड से लगभग लगभग 3 से 4% का रेशो ज्यादा है। तो हम इंडियंस, चाहे हमारी पॉपुलेशन ज्यादा, पर फिर भी हमारी परसेंटेज में ये ज्यादा ही है। और जब परसेंटेज में ज्यादा है, इसका मतलब इंडिया में इसके प्रिवलेंसेस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। बहुत सारे रीजन हैं। सो इसको लेट्स अंडरस्टैंड इट, इसकी कॉम्प्लिसिटी क्या है एंड इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला जाता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है कि
जो आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स का, फैट का और प्रोटीन का जब डाइजेशन से लेके उसका यूटिलाइजेशन जो है, ये जनरल भाषा में बता रहा हूं, यूटिलाइजेशन जब हर्ट होता, खराब होता है, तो हम इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंसीडर कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि अकेला ग्लूकोज का नहीं, जब ब्लड का ग्लूकोज बढ़ता है तो साथ साथ में आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबके मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोला जाता है। तो एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट होती है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ब्रेकडाउन का को अफेक्ट होता है, यानी इसका जो नॉर्मल बॉडी में यूटिलाइजेशन था वो तीनों चीजों का डिस्टर्ब होता है। हम सोचते हैं ओनली कार्बोहाइड्रेट का डिस्ट्रप्शन होता है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट का तो ब्लड में लेवल बढ़ता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी की सिग्नलिंग जो है वो चेंज होंगी, प्रोटीन के प्रति, फैट के प्रति, कार्बोहाइड्रेट, तीनों के प्रति चेंज होंगी, और चेंज होंगी तो अलग अलग टाइप की चीजें बॉडी में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे यदि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखा जाए, अकेला डायबिटीज नहीं, डायबिटीज तो उनमें से एक है, पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आज इंडिया में हर इंसान में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सीरियस होके देखिए कि आपकी जो लाइफ है और आपके पिछली जनरेशन की जो लाइफ थी उनमें बशर्ते थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि वहां पे डिग्री बड़ी नहीं थी पर जिंदगी बड़ी थी। देखिए याद रखिए इस वर्ड को, डिग्रियां नहीं थी पर जिंदगियां थी, अच्छी हेल्थ थी, अच्छी एजुकेशन नहीं थी। आज की पॉपुलेशन के पास डिग्रियां हैं पर अच्छी हेल्थ नहीं है। तो अब समझदार कौन हुए, पहली वाली जनरेशन या आज की जनरेशन? हम पढ़ी लिखी जनरेशन बोलते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा बीमार यही जनरेशन है। मेरे फादर साहब, मेरे ग्रैंड फादर साहब या अदर जो पेरेंट्स थे, वो कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको नॉलेज थी हाउ टू लिव, हाउ टू लिव नॉलेज थी उनको। एंड आज के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, मैं इसको एक वर्ड लिख सकते हो, सेंस ऑफ लिविंग एंड साइंस ऑफ लिविंग। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन सेंस ऑफ लिविंग, उनको जीने की सेंस थी, हम साइंस को सोच रहे हैं जीने का तरीका। साइंस सर्विलेंस का तरीका हो सकता है, जीने का तरीका नहीं हो सकता। सो आज एजुकेशन हम क्वालिफिकेशंस के हिसाब से देखते हैं, क्या एज ए इंसान हमारे पास वो एजुकेशन है जिसके कारण हम हेल्दी रह सकते हैं, जिसके कारण हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। दैट इज द प्राइमरी एजुकेशन जो हमें सबको लर्न करनी चाहिए। और दोबारा से पॉपुलेशन आज हैं, क्या एज ए इंसान हमारे पास वो एजुकेशन है जिसके कारण हम हेल्दी रह सकते हैं, जिसके कारण हम अच्छा जीवन जी सकते हैं? दैट इज द प्राइमरी एजुकेशन जो हमें सबको लर्न करनी चाहिए। और दोबारा से पॉपुलेशन आज ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनिक चीजों की तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ, योगा की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, डाइटरी सप्लीमेंट की तरफ, अच्छे खान पान की तरफ, टाइम से सोने की तरफ, इस तरफ से सोचना स्टार्ट हुआ है। और आने वाले टाइम में हर किसी को दोबारा से सेंस ऑफ लिविंग, मैं यहां लिख रहा हूं सेंस ऑफ लिविंग, दोबारा से लोग जा रहे हैं इसकी तरफ। एक है साइंस ऑफ लिविंग, हर कोई बोल रहा है ये डाइट लेनी चाहिए, ये डाइट लेनी चाहिए, इसमें लो कार्ब है, इसमें हाई कार्ब है, इसमें ये है, उसमें वो है। साइंस की बातें हैं, मैं ये नहीं कहता साइंस गलत है, बट साइंस आपके लिए वो साइंस सही है या नहीं है, आपके लिए वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, ऐसा बहुत सारा अनवेरिफाइड डाटा, अनवैलिड डाटा हर किस कोई ना कोई सर्कुलेट करता रहता है। तो मैं यहाँ पे जरूर आपको एक एडवाइस दूंगा कि बिना वेरीफाइड किए, जिसका कोई एविडेंस नहीं, उस डाटा को सच्चाई मानना। इंफॉर्मेशन के जमाने में लोग इंफॉर्मेशन को नॉलेज मान लेते हैं। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। इंफॉर्मेशन किसी के लिए वो सही हो सकती है, किसी के लिए सही नहीं हो सकती। तो इंफॉर्मेशन को नॉलेज ना मानिए। नॉलेज इज ऑलवेज नॉलेज। नॉलेज का डिग्री से भी कोई लेना देना नहीं होता, इंफॉर्मेशन से भी लेना देना नहीं होता। हो सकता है कि एक बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे एमबीए हैं, उसको हेल्थ की नॉलेज ना हो सकता है एक बहुत अच्छे एलोपैथ के जानकार हैं बट उसको न्यूट्रिशन की नॉलेज ना हो। सो ऑलवेज
थिंक अगेन, हमें पहले वाली पद्धति को अपनाना चाहिए जहां सेंस ऑफ लिविंग था। दे नो हाउ टू लिव विद द नेचर, दे नो हाउ टू लिव, हाउ टू व्हाट टाइप ऑफ फूड दे कैन ईट। वो नेचर के साथ, मौसम के साथ किस टाइम पे खाना है, वो अकेले भोजन को मेडिसिन के रूप में यूज नहीं करते थे। दे आर दे वर यूजिंग टाइम एज ए मेडिसिन। टाइम को मेडिसिन में कैसे यूज कर रहे थे? शाम का खाना जल्दी, सुबह फिर से थोड़ा सा 8-9 बजे, 14 घंटे का गैप। अभी गैप कितना? 10 घंटे। आप मुझे बताएं, इसमें कौन सी स्टडी काम आएगी आपकी? ना एमबीए काम आने वाली, ना आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री काम आने वाली, ना आपकी आईटी की जॉब काम आने वाली। आपकी काम आएगी तो शाम को 6 से 8 बजे खाना खाया और सुबह फिर से 8 से 10 बजे के बीच में खाया। देयर इज ए सर्टेन गैप जो मेटाबॉलिक साइकिल को कंप्लीट कर पाए। अभी क्या हो रहा है? रात को 10 बजे खाया आपने और सुबह आप फिर क्या करते हो? 8 बजे खा लेते हो। तो ओनली कितने घंटे का गैप? मात्र 10 आवर का गैप आप मेंटेन कर रहे हो। और इसको चाहिए था कि आप यहाँ पे खाना था 8 बजे और 6 बजे के बीच में ये आपकी क्लोजिंग होनी थी। आपने क्लोजिंग यहाँ पे जाके की तो आपने, और यहाँ पे ओपन जब करना था, यहाँ पे आपे करना था, यानी कि 8 से 10 बजे के बीच में आपने खाना था। तो 12 से 14 घंटे का गैप, जो ये एक्स्ट्रा 4 आवर मिलते थे, ये साफ सफाई होने में टाइम, जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना था, पूरी साइकिल बैलेंस होनी थी, वो आपने पूरी बैलेंस नहीं की। उसके कारण एक्स्ट्रा ग्लूकोज फिर से बॉडी में घूमना स्टार्ट हुआ, ब्लड में घूमना स्टार्ट हुआ और आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हुए। टाइम मेडिसिन है, आज भी आप यूज करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। इफ यू डोंट हैव ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यदि आपको माँ बाप से बचपन से ही डायबिटीज नहीं मिली है और जवानी में आके आपको डायबिटीज हो रही है, तो पहला काम आपको हमेशा ये देखिए, क्या आप लेट, रात को लेट तो नहीं खा रहे थे, लेट तो नहीं सो रहे थे? तो टाइम इज ए मेडिसिन। उसके बाद फूड इज ए मेडिसिन। कौन से टाइप का? अब आ रहा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से वो हो जाएगा। एक तरफ सोच रहे हैं आप, दूसरी तरफ आप सोचेंगे उसके उसके खाने से कुछ चीजें नुकसानदायक भी थी। जैसे आज गर्मी का मौसम है, गर्मी में जो चीजें पैदा हो रही हैं, दैट इज सीजनल, सीजनल चीजें हैं वो। सबसे बेस्ट फूड क्या है इंसान के लिए? हमारे डीएनए के लिए, हमारी सेल के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, जो जिस मौसम में पैदा होता है, दैट इज द हाईएस्ट मेडिसिनल वैल्यू। जैसे एरिस्टोटल साहब ने बहुत पुराने टाइम में कह दिया था कि यूज योर फूड एज ए मेडिसिन। आपको अपने फूड को मेडिसिन के रूप में यूज करना चाहिए। बट पीपल आर यूजिंग फूड, ओनली फूड एंड मेडिसिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। पहले आपके किचन में मेडिसिन थी। आपकी दादी नानी, घर का सबसे बड़ा आदमी था, वो सीएमओ था घर का। तो क्या था? किचन में से ही फूड में मेडिसिन थी और सीएमओ घर का था, तो इसलिए कोई साइड इफेक्ट वाली चीजें नहीं थी। आज क्या किया आपने? ना दादी नानी के नुस्खे रहे हैं, ना आपके किचन में मेडिसिन रहा है, तो फूड से मेडिसिन निकाला। तो मेडिसिन कहाँ से खरीद रहे हो? मेडिसिन खरीद रहे हो साइड की दुकान से। आप साइड की दुकान वाली मेडिसिन आपके शरीर को खराब करेगी। इंसान को मेडिसिन चाहिए, चाहे तो फूड से ले लीजिए, नहीं तो दुकान से लेना पड़ेगा। दुकान वाली नुकसानदायक है, महंगी है और आपके शरीर को खराब करने वाली है। सो इसलिए दोबारा से नेचुरल चीज, सीजनल चीजें खाना स्टार्ट कीजिए यदि आप डायबिटीज से शिकार हैं या बचना चाहते हैं। इसके बाद दिन में 3 बार मैक्सिमम लोग मुंह खोलते थे खाने के लिए। अभी कितनी बार खोल रहे हैं आप याद कीजिए। वो सारा दिन फिजिकल काम करते थे, 3 बार मुंह खोलते थे, सुबह, दोपहर और रात को, और वो भी अर्ली। तो 3 बार खा के भी इतनी एनर्जी थी। अभी 7 बार खा के, ऑन एवरेज हम 7 बार कोई चीज खा रहे हैं। कल सुबह से नोट कीजिए, 6 से 7 बार खा रहे हैं। और यूज कितना कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं उनसे लगभग 25% हम यूज कर रहे हैं टोटल कैलोरी। यूज तो 4 टाइम कम हो गया है और खाना हमारा कितना बढ़ गया है? लगभग तीन 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 मील एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। यूज कम, मील एक्स्ट्रा। तो क्या होगा? बॉडी में ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, किडनी की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां, पेट की समस्याएं। यही तो दिक्कत है कि हम फ्रीक्वेंट ईटिंग कर रहे हैं। फ्रीक्वेंट ईटिंग से बचना चाहिए। और थोड़ी सी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके कसरत करें। आप वॉक कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत अपना
योगा कर सकते हैं। तो ये चीजें आप फिजिकल एक्टिविटी, ये कोई एक आ, ये नहीं है कि मैंडेटरी, आपको मैंडेटरी नहीं, इसे लाइफस्टाइल बेसिकली। हमारी बॉडी जब तक एडवर्सिटी में नहीं जाती तब तक ये एंटी एजिंग चीजें नहीं बनाती। जैसे आप फास्ट रखते हैं, आप कोई व्रत रखते हैं, या आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी एक्सट्रीम कंडीशन को फेस करती है। जब एक्सट्रीम में जाती है तो ये अपने अंदर ऐसी चीजें डेवलप करती है जो इसको जिंदा रखने के लिए बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए फास्टिंग और एक्सरसाइज दो ऐसे मेडिसिन हैं। फास्टिंग भी एक मेडिसिन है। पहले के लोग सुंदर पति मिल जाए इसके चक्कर में वुमेन्स को कुंवारी जो अनमैरिड गर्ल्स थी हमारी, वो सोमवार का व्रत रख लेती थी। लड़कों को मंगलवार के लिए बल मिलेगा उसके लिए, गृहिणी को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। तो हमारी जो कल्चर थी उसमें जोड़ा हुआ था। बट फास्टिंग इज ए मेडिसिन। गैप टाइम फास्टिंग एक्सरसाइज, सीजनल फूड, सीजनल कोई भी हो सकता है। आपके आसपास में अमरूद पैदा हो रहा है तो वो कश्मीर वाले एप्पल से कहीं ज्यादा गुणकारी है आपके लिए। आप यदि आपके यहाँ लीची पैदा होता तो लीची आपके लिए उस गोल्डन एप्पल से अच्छा है। तो इसलिए सीजनल चीजें खानी चाहिए, फ्रेश चीजें खानी चाहिए, और जितना कम से कम प्रोसेस कर पाए वो चीजें खानी चाहिए। तब जाके आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से लड़ सकते हो, आप में लड़ने की वो क्षमता आ सकती है। तो यहाँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की लिस्ट देखेंगे तो डायबिटीज जो है उसमें से एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है जो मेटाबॉलिक जुड़ा हुआ है। और मोटापा उसमें एक है, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का अनबैलेंस होना, एलडीएल का बढ़ना, एचडीएल का कम होना, हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड जैसे डिसऑर्डर, ये सारे मेटाबॉलिक, बहुत सारी और चीजें भी जुड़ी हैं जो मेटाबॉलिज्म से हैं। पर यहाँ पे डायबिटीज जो मैं बता चुका हूं क्या होती है, इसको थोड़ा सा और हम एलोबरेट करते हैं। यस। सो डायबिटीज की जो पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। ये क्रॉनिक हेट्रोजीनस, हेट्रो का मतलब है मैनी, जीनियस कहीं से भी जो रीजन होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये। क्रोनिक हेट्रोजीनस मेटाबॉलिक, जिसके कोई भी कारण हो सकते, कोई एक सिंगल कारण नहीं है इसका कि एक ज्यादा मीठा खा रहे थे तो डायबिटीज। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, डेली दबा के मीठा खाते हैं, कोई डायबिटीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा मीठे का अवॉइड करते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफस्टाइल में उनके आ गई हैं जिनके कारण उनको डायबिटीज फील हो रही है। सो हेट्रोजीनियस है, यानी कि इसके कोई भी कारण हो सकते हैं होने के। कॉम्प्लेक्स है इसकी पैथोजेनेसिस, इसके जो पूरे के पूरे बॉडी में जो चेंजेस और इसके कारण जो चीजें डेवलप होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सो अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज को हम हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपर का मतलब मोर, ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। ज्यादा जब ग्लूकोज हो जाए ब्लड लेवल पे, देखिए बॉडी ने एक लेवल तक ब्लड पे होते ही तो बॉडी का एक्शन स्टार्ट हो जाता है उस ग्लूकोज को यूज करना या कन्वर्ट करना। सो यूज करना और कन्वर्ट करना, जब यूज कम हो जाए और कन्वर्ट करना कम हो जाए तो वो ब्लड में घूमेगा, ब्लड में घूमेगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। सो रिजल्ट क्या होता है जब ये ब्लड लेवल पे ग्लूकोज बढ़ जाए, जिसको हम डायबिटीज भी बोलते हैं, कार्ब, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो जाता है। डिसफंक्शन अच्छे से बॉडी में वो यूटिलाइज नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते, और एनर्जी से लेके बॉडी के नरिशमेंट में काम नहीं आते। तो लॉन्ग टर्म यदि ये डिसफंक्शन चलता है तो व्हाट हैपन, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर, माइक्रो एंड माइक्रो मतलब फाइन जो ब्लड की कैपलरी हैं, और जो ज्यादा बड़ी ब्लड की कैपलरी हैं, उनके उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे खून तो आपके खून की नलियों के थ्रू ही बह रहा था, सर्कुलेट हो रहा था। व्हाट हैपेंड विद दिस, जो पतली वाली खून की जब नलियों में ये बहता है, या एक तरीके से बड़ी वाली में बहता है, मैक्रो जिसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी एक तो इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। ऑस्मेटिक जो इनमें प्रेशर मेंटेन होता है वो चेंज हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, और
बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स बॉडी में डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। अल्टीमेटली जब डायबिटीज होती है बॉडी में, वो दो रीजन से हो सकती है। मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं, वो भी समझाऊंगा। या तो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, या इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, या तो बन ही नहीं रहा है, या बन रहा है तो काम नहीं कर रहा है। दो ही तरीके हो सकते हैं, बन रहा है, काम नहीं कर रहा, या बन ही नहीं रहा है। दो रीजन हो सकते हैं। और इन दोनों में से ये जब ऐसा रीजन हो जाता है तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसके डिस्फंक्शन में उसका डिस्फंक्शन, ऑर्गन का डिस्फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गन का फेलियर भी बहुत सारे केसेस में देखा, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है ब्लॉकेज की वजह से। और अल्टीमेटली कौन से ऑर्गन्स पे ये सबसे ज्यादा दिक्कत देता? आईज पे, किडनीज पे, और हार्ट पे, और आपका नर्व सिस्टम पे। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। चार चीजों पे डायबिटीज का सीधा असर पड़ता है: आंखों पे, हार्ट पे, किडनीज पे, और आपके नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं। पेरिफेरल का मतलब है दिमाग से हटा के जितना भी शरीर में हमारे न्यूरॉन्स हैं, उन पे सीधा प्रभाव पड़ता है डायबिटीज का। जो पैर की नसें जा रही हैं, दूसरी एरिया में जो नर्वस सिस्टम जा रहा है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आपका ब्रेन दिख रहा है, जो ब्रेन से सीधा कनेक्ट होकर बॉडी में जा रहा है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उस पे साथ सीधा फर्क पड़ता है। और इसकी पैथोलॉजी में आप देखेंगे तो जब आईज में कैटरेक्ट बनना और ब्लाइंडनेस, कम दिखना, धीरे धीरे विजन कम होगा और ब्लाइंडनेस हो जाता है डायबिटीज के केस में। इस कंडीशन को रेटिनोपैथी बोलते हैं। यानी कि रेटिनो मतलब आईज, पैथी यानी कि उसका बीमारी, रेटिनोपैथी हो जाती है। जब किडनी में दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं नेप्रोपैथी। नेप्रोपैथी यानी कि किडनी फेलियर। न्यूरोपैथी यानी कि नर्वस सिस्टम का में दिक्कत आना, इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं। जो कि ऑटोनोमिक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जैसे आप देखेंगे ऐसे केस में यदि आपके पैर में कोई घाव हो जाता, चोट लग जाती है, तो वो घाव नहीं बढ़ता, धीरे 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 वो गलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे केस में उस पैर को काटने की नौबत आ जाती है, एम्पुटेशन बोलते हैं। और ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी भी हो जाता है, यानी कि ज्वाइंट्स में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि डायबिटीज का एक कारण बनता है। सो पेरिफेरल जो आपकी बीमारियां हैं, या हार्ट की जो बीमारी है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये भी एक तरीके से ब्लॉकेज हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ब्लॉकेज, ये सारी चीजें एक तरीके से बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है डायबिटीज से। और अल्टीमेटली मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, इन्हीं के कारण आदमी मौत की तरफ जल्दी पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अकेला ये ग्लूकोज बढ़ाना नहीं है। ग्लूकोज बढ़ते ही बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंज आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे फर्क डालते हैं, उनके फंक्शन पे उनको डैमेज कर सकते हैं, उनका फंक्शन फेलियर हो सकता है। सो यहाँ पे जब टाइप्स की बात आती है तो दो टाइप की है। एक डायबिटीज टाइप 1 है, जो बचपन से ही होती है, और टोटल यदि 100 केस हैं, 100 में से ओनली 5% के आसपास पेशेंट इसके पाए जाते हैं, टाइप 1 के। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हैं। इंसुलिन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 का मतलब है ये, इस केस में पैनक्रियाज की जो बीटा सेल हैं, वो हमारी जो डिफेंस सेल हैं, टी सेल, ये इस पे अटैक कर देती हैं, इनको मार देती हैं, इनको किल कर देती हैं। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून, आपका इम्यून सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम था, ये अपनी खुद की सेलों को मारे, यानी कि पेनक्रियाज में जहां इंसुलिन बनता है, बीटा सेल को मारना स्टार्ट कर दें, तो इसको टाइप 1 बोलते हैं। और ये हेरिडिटरी होता है और बचपन से ही हो जाता है। तो ऐसे केस में जो बचपन में सेट है, उसको टाइप 1 बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो 90 से 95% केसेस होते हैं जो अडल्टहुड में जाके डायबिटीज होती है, उसको टाइप 2 बोलते हैं। और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होता। यहाँ इंसुलिन बनता है, इंसुलिन बनता है, बट इंसुलिन या तो कम बन रहा है,
या बंद पूरा रहा है तो होगा क्या कि रेजिस्टेंस है, यानी कि आपकी बॉडी इंसुलिन को समझ ही नहीं पा रही कि मेरा ही है ये। जैसे आप ऐसे सपोज करें आप किसी होटल में जाते हैं तो आपसे क्या मांगा जाता है, आईडी कार्ड दीजिए। आईडी कार्ड नहीं है तो समटाइम आपको मना कर देते हैं कि हम चेक इन नहीं दे सकते। ऐसे ही इंसुलिन का आईडी कार्ड मिस हो जाता है, बॉडी इसको पहचानना बंद कर देती है। और ग्लूकोज जब तक इंसुलिन नहीं काम करेगा तब तक ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल नहीं आएगा। ग्लूकोज काम कहाँ आता है, कैसे काम करता है, सॉरी इंसुलिन काम कैसे करता है, ये आपका जो ब्लड से आपका खून के थ्रू आपका ग्लूकोज जा रहा है। ग्लूकोज जा रहा है, कहाँ जाना है, सेल के पास। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास पहुंचाना है, इसके पास पहुंच के ही ये बर्न आउट होगा और एटीपी बनाएगा, यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल बनाएगा। ये इसका प्रोसेस है। अब इसको जाने के लिए इसके दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये वाला दरवाजा है, ये ग्लूकोज चैनल है, ग्लूकोज चैनल है। ग्लूकोज चैनल की चाबी इंसुलिन के पास है। अब ये जो ताला है, ये जो गेट है, इस पे जो ताला लगा है, ये इंसुलिन को पहचानना बंद कर देता है। अब इंसुलिन को पहचानना बंद कर देगा तो ये ताला नहीं खुलेगा, लॉक नहीं खुलेगा, ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा। और अंदर नहीं जा पाएगा, ये पैनक्रियाज के पास ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, सेल सोच रही है एनर्जी, ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा तो एनर्जी कहां से बनाऊंगा, एनर्जी कम होना स्टार्ट हो जाती है बॉडी की। तो बॉडी के पास नर्वस सिस्टम मैसेज देता है कि और इंसुलिन बनाओ, क्योंकि ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। तो पैनक्रियाज क्या करता है बेचारा, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देता है इंसुलिन का, पर वो उसकी प्रोडक्शन से कुछ होने वाला नहीं, वो जाके सीधा काम ही नहीं कर रहा। तो पैनक्रियाज पे तो लोड पड़ गया। धीरे धीरे पैनक्रियाज ज्यादा बना बना के थक जाता, थकने के बाद वो उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कहां से हो रहा है, कम सोने से, टाइम पे ना खाने से, ज्यादा खाने से, स्ट्रेस से। ये 4-5 रीजन है। हेल्दी फूड ना खाने से, वर्कआउट ना करने से एक तरीके से रेजिस्टेंस पैदा होता। सबसे बड़ा आज के टाइम पे स्ट्रेस के कारण, जो आप कम सोते हो और ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, उसमें एक हार्मोन बनता है, दैट इज कोर्टिसोल। अब ये कोर्टिसोल भाई साहब इंसुलिन पे जंग लगा देता है। ये इंसुलिन एक चाबी थी गेट ओपन करने की, इस पे जंग लगा देता है, और जंग लगने के बाद ताला नहीं खुलता भाई साहब। तो कोर्टिसोल स्ट्रेस से पैदा हुआ हुआ एक हार्मोन है जो इंसुलिन के एक्शन को इनिबिट करता है। सो स्ट्रेस आज के टाइम पे बहुत बड़ा रीजन है। आप ज्यादा स्ट्रेस में हैं और कंट्रोल डाइट भी खा रहे हैं तो तब भी आपको चांसेस है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। सो ऐसे पेनक्रियाज अब थक जाता है धीरे धीरे, तो ऐसे ये डायबिटीज धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा, जो हम बात कर रहे थे, वो सबसे ज्यादा होती है, 95% वही होती है। एक इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है टाइप 1 में, तो इंसुलिन डिपेंडेंट है। सो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल रही तो सेल, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, बॉडी क्या करेगी, फैट को अटैक करना स्टार्ट कर देगी, फैट को एनर्जी में बदल देगी। तो ऐसे देखते हैं थोड़े दिन के बाद आदमी का वेट घटना स्टार्ट होता है डायबिटीज में। वेट वेट घटना स्टार्ट हो जाएगा 1-2 साल के बाद। रीजन क्या है, ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रही, फैट को यूज करना स्टार्ट कर देती है, फिर प्रोटीन को यूज करेगी, कमजोर होना स्टार्ट होगा। अब जब फैट एनर्जी में बदलेगा तो एक बॉडी बनती है जिसको बोलते हैं कीटोन बॉडी। और आप बहुत सारे डायबिटिक वाले लोगों के मुंह में से स्मेल आती है, मुंह में से स्मेल आएगी तो एक फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल होती है एसीटोन की। जैसे आप नेल पॉलिश को हटाने वाला जो केमिकल फीमेल यूज करती है, जो एसीटोन हो, वैसी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं कीटोन्स। अब ये जब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो कीटोन के कारण बॉडी ब्लड में एसिड ब्लड एसिडिक हो जाता है। और जैसे ब्लड एसिडिक होगा, किडनी के लिए फिल्टर करना मुश्किल हो जाएगा, और किडनी के लिए फिल्टर करना मुश्किल होगा तो एक तरीके से किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, और बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे 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 दूसरे ऑर्गन्स पे ये अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से एक ये नुकसान पहुंचाता है बॉडी पे। और यहाँ पे
रिस्क फैक्टर में यदि बात करें किसके कारण ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज होती है, मोटापे के कारण, ग्लूकोज का टॉलरेंस कम हो जाना, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाना, यानी कि इंसुलिन है पर काम नहीं कर रहा, लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाना, फैमिली में ऐसी हिस्ट्री हो तो और ज्यादा चांसेस हैं, विद द एज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और ऐसी फीमेल जिसमें पीसीओएस की बीमारी है उनमें भी डायबिटीज टाइप 2 ज्यादा चांसेस है, 90% पीसीओएस के साथ डायबिटीज आती है। तो इन ये ज्यादा फैक्टर है डायबिटीज को एक तरीके से आने में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि हम कैसे डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, गैप 6 बजे के बाद निवाला नहीं खाएंगे तो 90% बीमारियों से बच जाएंगे, डायबिटीज हो भी गया है तो। और सुबह 8 बजे के बाद वाटर थेरेपी करनी है, पानी से स्टार्ट करनी है जिंदगी, यहां से खाना बंद, यहां से पानी शुरू, और 9-10 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करना है। दिन में 3 मील ही खाने हैं, 3 बार ही खाना है। इसके अलावा सीजनल चीजों पे फोकस करना है, फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में ज्यादा होने चाहिए, और सैलेड जो है वो लंच और डिनर में ज्यादा होनी चाहिए, लंच और डिनर में सैलेड, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए। कौन कहता है कि फ्रूट्स खाने से डायबिटीज होती है? फ्रूट्स खाने से डायबिटीज नहीं, फ्रूट्स के बाद क्या खा रहे हैं उससे डायबिटीज हो रही है, बार बार में जो खा रहे हैं उससे हो रही है, रात को लेट खा रहे हैं उससे हो रही है, कम सो रहे हैं उससे हो रही है, कम हाथ पैर हिला रहे हैं उससे हो रही है। तो बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं जिससे आपको डायबिटीज हो रही है। सो ये 3-4 फॉर्मूले हैं, गैप आपका इंपॉर्टेंट है, 3 मील की थ्योरी है, सीजनल फ्रूट सैलेड सब्जियां ये खाने चाहिए, मोटा अनाज यानी कि वोल मिक्स ग्रेन आपको खाना चाहिए, और ये टेस्ट करवाएं कि आपको ग्लूटेन से तो एलर्जी नहीं है, यानी कि गेहूं से तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में भी चांसेस बढ़ते हैं एक तरीके से आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के, गट इनबैलेंस हो जाता है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। और फ्राइड प्रोसेस जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, प्रोसेस फूड खाओगे कैंसर भी जल्दी आ जाएगा, डायबिटीज वाले को कैंसर जल्दी आता है, डायबिटीज वालों को हार्ट की बीमारी जल्दी होती है, किडनी की बीमारी जल्दी होती है, यादाशक्ति चली जाती है, और थायराइड जैसी प्रॉब्लम डायबिटीज वाले को होती है। तो इन सारी चीजों के बचने के लिए प्रोसेस फूड, फ्राई फूड, और थोड़ा सा अवॉइड करें स्वीट्स जो हैं, दूध से बनी हुई चीजें ज्यादा, और मीठे से बनी हुई चीजें, और रिफाइंड ऑयल को आज से ही काटा मार दें यदि आपको जीना है। शुगर, व्हाइट शुगर, रिफाइंड ऑयल को आप काटा मारते और शाम के खाने में और सुबह के ब्रेकफास्ट में गैप करना स्टार्ट करें। और वीकली यदि प्री डायबिटिक है तो वीकली एक फास्ट करें। मैं डायबिटीज वालों को फास्ट अभी करने को नहीं बोल रहा, यदि आपकी 150 के आसपास रहती है तो फास्ट कर सकते हैं, यदि आपकी 150 से ऊपर जा रही, 200 से ऊपर, 300 से ऊपर जा रही तो फास्ट करने की एडवाइस नहीं दूंगा। आप वीकली प्री डायबिटिक को तो फास्ट करना चाहिए, वीक में एक फास्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे डायबिटीज हमने समझा कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो या रेजिस्टेंस हो उसके कारण होता है, जिसके कारण आइज, किडनी, हार्ट, नर्व्स ये सारी दिक्कत आती है, और इंडिया में 10 मिलियन पीपल इस बीमारी से जूझ रहे हैं। टाइप मैं बता ही चुका हूं, 2 टाइप की है, एक ऑटोइम्यून है जो बचपन से ही होती है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता। ऐसे केस में पक्का नहीं कर रहा हूं मैं, दावा नहीं कर रहा हूं, एसबीटीसी प्लस ओमेगा प्लस अस्वा जरूर ट्राई मारें उस बंदे पे, उस बच्चे पे, थोड़ा थोड़ा एसबीटीसी, थोड़ा सा ओमेगा, यानी कि और अस्वा वन, आधा कैप्सूल या एक कैप्सूल दूध में सुबह शाम, या मतलब जो भी वो चीज खा रहा है उसमें मिला के आप यूज कर सकते हैं। एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो अडल्टहुड में आती है, टाइप 2 जिसको बोलते हैं, और जो प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप होती है उसको जेस्टेशनल डायबिटिक बोलते हैं। ये वापस से दोबारा से आफ्टर डिलीवरी समटाइम रह भी जाती है और समटाइम नहीं भी, वापस रिवर्स हो जाती है। यदि रह जाती है तो उस केस में आपको थोड़ा सा जैसे पिंक 18+ है, आसवा वन है, और ब्रेन वन है, इन चीजों को आप यूटिलाइज करवा सकते हैं।
सो जिसके कारण वो दोबारा से उनके हार्मोन बैलेंस हो और वो कंट्रोल में आए। सो यहाँ पे इंसुलिन का एक्शन मैं बता ही चुका हूँ, ये पेनक्रियाज की बीटा सेल में बनता है, और ये जो ग्लूकोज का चैनल है इसकी ताले को खोलने का काम करता है, तभी ग्लूकोज अंदर जाएगा तो वो यूटिलाइज होगा, उससे एनर्जी बनेगी, एटीपी जो फाइनल एनर्जी होती है, इससे बॉडी आपके जो भी हम काम कर रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं या आप हाथ हिला पा रहे हैं, ये इसी की वजह से, ये ग्लूकोज से ही बनता है वो सेल में जाके। सो सेल तक पहुंचाना, सेल के अंदर तक पहुंचाना इंसुलिन का काम है। इंसुलिन जब काम नहीं करे या बने नहीं तो ये तब तक ये पहुंच नहीं पाता, और इसके कारण ये दिक्कतें आती हैं। सो यहाँ पे इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ना, तो डायबिटीज और आप फैक्टर अफेक्टिंग है, क्रोनिकल स्ट्रेस है। स्ट्रेस के केस में हमेशा डायबिटिक में ब्रेन, जिसको स्ट्रेस के कारण लगता है, ब्रेन प्लस अश्वा का कॉम्बिनेशन डाइव के साथ बहुत अच्छा है, डाइव वाइटल वन के साथ बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है। यदि स्ट्रेस के कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है, बॉडी फैट के कारण है, तो थोड़ा सा मील रिप्लेसमेंट पे जाइए, कार्ब कंट्रोलर पे जाइए। कार्ब कं, कार्ब कट हमारे पास है, जैसे कार्ब कंट्रोलर भी बोलते हैं, मील रिप्लेसमेंट कार्ब कंट्रोलर, फिटनेस वन, इससे आप थोड़ा सा वेट को मैनेज कीजिए। ये बोला जाता है आप 1 इंच, यदि 2 किलो आप घटाते तो 1 इंच घटता है बॉडी में, 2 किलो घटते 1 इंच कम हो जाता है। जैसे इंच कम होगा, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी, जो चाबी पे जंग लगा हुआ था वो चाबी का जंग उतरना स्टार्ट होता है और लॉक खुलना इजी हो जाता है, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है। फिजिकल इनएक्टिविटी हो, उसमें भी ये रीजन हो जाता है, हाई शुगर फैट डाइट एक्स्ट्रा लें और प्रोटीन कम लें उस केस में भी, और स्लीप डिस्टरबेंस, आप पूरे प्रॉपर नहीं सो पा रहे उसमें भी, तो स्लीप के केस में भी आपको यही ब्रेन वन, अश्वा वन, डाइवाइटल वन। यहाँ पे मील रिप्लेसमेंट, जो बॉडी वेट ज्यादा बढ़ा है, फिटनेस वन और कार्ब कंट्रोलर वन, ये एक तरीके से डाइवाइटल वन के साथ कॉम्बिनेशन में है। सॉल्यूशन में मैं बोल ही चुका हूं कि बहुत कुछ चीजों आपको लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में मॉडिफाई में यार 30 मिनट से 40-45 मिनट यदि आप नहीं निकाल सकते तो कितना भी कुछ कर लीजिए, आप में डायबिटीज नहीं तो और कोई बीमारी आने वाली है। तो थोड़ा सा हिलाइए अपने शरीर को, सेंस ऑफ लिविंग में जाइए वापस से, साइंस ऑफ लिविंग में मत रहिए कि एसी नीचे बैठे आराम से। और हमने आदत भी डाल रही है, एक ऐसी बीमारी लगा ली हमने कि यार इंसुलिन ही तो लगाना है, इंसुलिन लगा लेंगे। क्यों लगाना है भाई साहब, छोड़िए उसको, थोड़ा सा घर से निकलिए, एक्सरसाइज कीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, सीजनल चीजें खाइए, शाम के खाने पे कंट्रोल कीजिए, गैप मेंटेन कीजिए, सोशलाइज भी होइए, जिसके साथ स्ट्रेस कम हो, पड़ोसी के साथ घर में बैठ के बात करना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें लग नहीं रही। ऐसे आदमी जो डायबिटिक हैं आज स्ट्रेस के कारण वो अकेले रहते हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है, पड़ोसी के साथ कोई क्लब ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको अपनी एज के लोग मिलते हैं, उनके साथ बातें कीजिए। ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज के साथ मील, जो आपके सुबह के टाइमिंग है उसमें लगभग 4 घंटे का गैप रखिए, और लेट डिनर का जो है कॉन्सेप्ट वो बंद कीजिए, और 14 घंटे के डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में गैप रखना स्टार्ट कीजिए। पोर्शन पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ये नहीं है कि मुझे दिन में ये 8 बजे से लेके मैं 6 बजे तक जो खा रहा हूँ, यानी कि 10 घंटे में जो खाने का गेट ओपन है इसमें सब कुछ अंदर डालू, नो। चबा चबा के छोटे मील, छोटे पोर्शन साइज पे जाइए, कितना भी अच्छा चीज क्यों ना हो। एक ही बात याद रखिए, जिंदगी में विवेकानंद साहब ने एक बड़ी अच्छी लाइन दी थी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ पॉइजन। 5 सेब खाना पॉइजन है, एक सेब खाना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। कितना ही भी अच्छी चीज क्यों ना, यदि जरूर से ज्यादा खा रहे हो तो पॉइजन आपके शरीर के लिए। स्लीप आपको ऐसे, इसमें आपको नींद ज्यादा लेनी चाहिए, और नींद को सेट कीजिए कि मुझे 10-11 बजे के बाद अपना फोन ऑफ करके साइलेंट मोड पे लगा के सोना ही है। थोड़ा सा स्ट्रेस को, सोशल होइए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम ऐसा ज्वाइन कीजिए जिससे ब्रेन और बॉडी दोनों के दोनों कंट्रोल में आए। डाइट मॉडिफिकेशन में हाई फाइबर बहुत अच्छा फूड होता है, जो सैलेड हाई फाइबर है, मोटा अनाज, मिक्स होल ग्रेन, ज्यादा से ज्यादा दाल, छिलके उतारे वाली नहीं, साबुत दाल, सीजनल नेचुरल फूड आप ज्यादा खाइए, प्रोसेस ना कीजिए उसको। प्रोबायोटिक, योगर्ट, फर्मेंटेड फूड जरूर ऐड ऑन कीजिए जिससे गट आपका सही रहे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी यहाँ से भी सही होती है।
और बहुत सारे आपके गट से जो चीजें चलती हैं मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के, बैलेंस करने के लिए, यहीं से पूरी होती हैं। ज्यादा मीठी चीजें, फ्राई चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, जैसे डाई वाइटल वन है, ये स्पेशली बनाया गया है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, आईज को ठीक रखने के लिए, हार्ट को ठीक रखने के लिए, लीवर को ठीक रखने के लिए, किडनी को ठीक रखने के लिए, और बॉडी को, किस हर सेल को ठीक रखने के लिए। जैसे इन चीजों पे दिक्कत जो आती है इन डायबिटीज की वजह से, ऐसे इस फॉर्मुलेशन में ऐसी चीजें डाली गई हैं जो इनको प्रोटेक्शन देती, इनको नरिशमेंट देती हैं। तो इसमें वो चीजें डाली गई हैं, और मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवे है, और इसमें आप प्रिवेंटिव और एक तरीके से डायबिटिक केयर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप देखेंगे, लिवर, नर्व फंक्शन, आइज फंक्शन, हार्ट फंक्शन, और डेली वाइटलिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी और एक्शन को भी सही करता है ये प्रोडक्ट। और क्लिनिकल प्रूवन चीजों के साथ हम जाते हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी ला दिया, आयुर्वेद के नाम पे लिया है, चाइनीज मेडिसिन के नाम पे लिया है, नेचुरोपैथी के नाम पे लिया है। वी आर हेयर वेरी स्पेसिफिक, वेरी साइंटिफिक, विद आवर मॉलिक्यूल, विद आवर साइंस, विद आवर एविडेंस। तो प्रोडक्ट को यहाँ पे साइंस एविडेंस बेस पे ही डेवलप किया जाता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन ए, डी, के, बायोटीन। विटामिन के आपको हेल्प कर रहा है, कैल्शियम को ये ब्लड में नहीं जमने देता। ये विटामिन K2 है बेसिकली। ये कैल्शियम को खून की नलियों में नहीं जमने देता, ये हड्डियों तक पहुंचाता है, यानी कि रीमिनरलाइजेशन करने में हेल्प करता। नहीं तो डायबिटीज के केस में कैल्शियम भी जमना स्टार्ट हो जाता है। सो विटामिन ई है, आपकी सेल को, आपकी जो ब्लड की वो कैपिलरी है, इनको स्मूदर रखता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है। तो यहाँ पे विटामिन ए, बायोटिन, टोरिन, ये बीटा सेल फंक्शन को और पेनक्रियाज को सपोर्ट करता है। बायोटिन भी, टोरिन भी, और विटामिन ए भी, इनका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ और इमल्सन करके कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है कि कोई भी ले आएगा और कॉपी कर लेगा। यहाँ पे इमल्सिफिकेशन, जो नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इन चीजों की पोटेंसी में, यूटिलिटी में। इसके साथ साथ B1, B6, एलेनिन और एल आर्जिनिन, आप इसमें एल आर्जिनिन भी देख रहे हैं। एल आर्जिनिन क्या करता है, स्ट्रेस के कारण जो ये सुकड़ी हुई खून की नलियां थी, इनको ओपन कर देता है। ओपन करेगा, ब्लड ज्यादा बहेगा, ब्लड ज्यादा बहेगा तो बॉडी की रिकवरी सही हो जाएगी। एल आर्जिनिन है, एलेनिन है। सो ये एक तरीके से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ इसमें ट्रांस रेस्वेराट्रोल है। ट्रांस रेस्वेराट्रोल आपकी हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो रेड वाइन में पाया जाता है। और एक प्रोडक्ट में लगभग लगभग जो 75 गिलास रेड वाइन में ट्रांस रेस्वेराट्रोल पाया जाता है, 75 गिलास के बराबर एक कैप्सूल में, एक डोज में आपको ट्रांस रेस्वेराट्रोल मिल रहा है, बिना अल्कोहल के, बिना कोई साइड इफेक्ट के। तो ट्रांस रेस्वेराट्रोल रेड वाइन के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, विदाउट अल्कोहल आप यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 75 ग्लासेस के बराबर इसमें डाला गया। सिलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी सेल को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है। लीवर, हार्ट और लंग्स, इन 3 ऑर्गन के लिए तो सॉरी, और ब्रेन, इन 4 ऑर्गन के लिए तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिनरल है ये, इसमें डाला गया है, जो ऑक्सीडेटिव और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। जिंक, क्रोमियम डाला गया है लिपिड्स मेटाबॉलिज्म में, जो फैट का मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है। और क्रोमियम जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। सो क्रोमियम की वजह से इंसुलिन अच्छे से काम भी करता है। सो यहाँ पे B12, B6 है, न्यूरोलॉजिकल इन्फ्लामेशन, जो नर्वस सिस्टम पे लोड पड़ता है उस इन्फ्लामेशन को, या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जो दिक्कत आती है उसको बैलेंस करने का काम करता है। सो इसमें हमारी ऑन गोइंग रिसर्च चल रही है डायबिटिक वाले प्रोडक्ट में। हो सकता है आने वाले 3 महीने में इसका भी अपग्रेड वर्जन आप देख पाएंगे। डायबिटिक वाले प्रोडक्ट में भी अपग्रेड वर्जन देख पाएंगे अगले 3 महीने में। हम ऐसे फॉर्मुलेशन, ऐसे ट्रायल कर रहे हैं जो एविडेंस बेस्ड और चीजों को एड ऑन करके आपको, जो अभी हमने बॉडी की इम्यूनिटी और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फॉर्मूला डेवलप किया था इंसुलिन की सेंसिटिविटी के लिए, बीटा सेल को भी रिजोनेट करने का काम, बीटा सेल को भी ज्यादा पावर बनाने का काम, पेनक्रियाज को
एक तरीके से रिलैक्स करने का काम, और बॉडी में अदर फंक्शंस को, अदर पैथोफिजियोलॉजी जो इसमें दिक्कतें आती हैं इस प्रोसेस में, उसको और अच्छे तरीके से हम एनालिसिस करके ऐसे फॉर्मुलेशन को डेवलप कर रहे हैं। सो इसके अलावा आप देखेंगे दिन में आप 2 टैबलेट इसके जरूर यूज करें, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक डिनर के बाद। सो टाइप 1 में नहीं आपको ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए इसमें इंसुलिन लगाना ही पड़ता है। स्ट्रेस है तो ब्रेन 1 आप एड ऑन करें और अश्वा 1 एड ऑन कर सकते हैं। इसमें जिंको है, अश्वगंधा है, बुकोपा है, गोटुकोला है, ट्रिप्टोफैन है, कॉपर है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, एस्ट्राजेंथिन, फिसिटिन, स्टीरोबिलिन, विटामिन ई, और जो रेलिवेंट इनके काम है वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। L-theanine जो ग्रीन टी में होता है, DHA ओमेगा होता है, एसिटाइलकोलाइन नर्वस सिस्टम बॉडी ब्रेन कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है न्यूरो मैसेंजर के रूप में, अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए अलग चीजें डली हुई हैं, नर्व हेल्थ को सही रखने के लिए अलग चीजें डली हुई, और मूड को सही रखने के लिए इसमें अलग चीजें डली हुई हैं। सो आप इसको अश्वा के साथ, डाइव वाइटल के साथ, स्ट्रेस के कंडीशन में इस पूरे थेरेपी को प्लान कर सकते हैं उस इंसान के साथ। यदि आपको लगता है फैटी लीवर है, मोटापा है, तो आप लीवर 1 और लीवो 1 को जरूर ऐड करें। लीवो 1 सिरप है, लीवर 1 कैप फॉर्म में है। इसको सुबह शाम एक एक, और लीवो 1 को 3 बार 10-10 ml आप यूज करें। सो ये आपको और ज्यादा इंसुलिन की सेंसिटिविटी और मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर सकता है। और लंबे टाइम से जिसको डायबिटीज है उनको तो जरूर आपको लीवो 1 और लीवर 1 आपको देना ही चाहिए, किसी भी कोई कंडीशन में क्यों ना हो। SBTC जूस भी बहुत इसमें हेल्प करेगा। सो यहाँ पे जैसे मिल्क थिसले है, मुलेटी है, डेंडलोइन है, लीवर को क्लींस करने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस डाउन करने का काम करते हैं। फैटी लीवर में मिल्क थिसले, कुटकी, पुनर्नोवा फैटी लीवर को रिवर्स डाउन करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूटाथाइन, एन-एसिटाइल कोलिन, Q10, B12, B2, विटामिन सी, ई, सेलेनियम, जिंक, बिटेन, कोएंजाइम A, B3, कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड, B12, प्रोबायोटिक, ये सारे फैट मेटाबॉलिज्म और गट और लीवर एक्सिस दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसको लास्ट। और जो अल्कोहलिक हैं उसके लिए तो बहुत जरूरी है लीवो 1 और लीवर 1 को साथ में डालना। सो यहाँ पे लीवर 1 में आप देखेंगे भुई आंवला, गिलोय, तुलसी, भृंग राज, मकोय, कालमेघ, सर्प, सरपुंखा और कुटकी, पुनर्नवा, पीपल, ये आपका लीवो 1 में डले हुए हैं जो सिरप है। और चित्रक, हरड़, सौंठ, जय, आंवला, ये सारी चीजें आपके इसमें देखने को मिलती हैं। बहुत बेटर कॉम्बिनेशन है। ब्रेन 1 और अश्वा 1 आप ऐड करें स्ट्रेस में। यहाँ पे हार्ट में प्रॉब्लम है साथ में, तो आप AVBT जूस और हार्ट 1 को ऐड ऑन करें, एक एक दिन में 30 ml राइट। ब्रेन 1 आपको 1-1, अश्वा 1-1-1, ये कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। और इसके साथ लीवर वाले केस में आपको 3 बार ये, 2 बार ये, राइट, 1-10-10-10 ml। सो तो ये था आज का हमारा सेशन। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा ये पूरा का पूरा सेशन। और ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक्स पे आने वाले हर ट्यूसडे को डिबेट डिस्कशन करते हैं। और आप अपने वैल्यूबल सजेशन भेज सकते हैं यदि कोई ऐसे टॉपिक जिस पे हम डिस्कस कर पाएं और उसको एक दूसरे के साथ साझा कर पाएं, शेयर कर पाएं, तो आप जरूर हमें गाइड करें। और आपके फीडबैक जो हैं उसी से हम बहुत हमारे लिए वैल्यूबल होते हैं, उसी से हमें आइडिया आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, डायबिटीज़ बहुत एक कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनियस बीमारी है जिसके कोई भी कारण हो सकते हैं, और इसके कारण बहुत सारे ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन डिसफंक्शनिंग, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो जरूर अपने आप को और अपनी फैमिली को, अब ये हो जाए तब नहीं करना है। अब डाइवाइटल होने वाले को अकेले के लिए नहीं है। यदि आप 40 साल के आसपास हैं तो डाइवाइटल आप मल्टीविटामिन के रूप में यूज कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज ना हो, इंसुलिन
की सेंसिटिविटी सही रहे और पैनक्रियास सही काम करे और आपके ऑर्गन और आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। लीवो वन फैटी लीवर में यूज नहीं होता। यदि आप टाइम से नहीं खा पाते, गैप पूरा में नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा लीवो वन ले लीजिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता रहेगा। लीवर वन ले लीजिए, यदि आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो लीवो वन ले लीजिए। स्ट्रेस में रहते हैं, लेट आते हैं, लेट खाना खाते हैं, तो यार एक ब्रेन वन लेके सोचिए, क्यों बीमारियों को आप बुलावा दे रहे हैं। जब आपको एक जो ये चीजें सारी नेचुरल हैं। और एक चीज आपको देखना, हमारे किसी भी कैप्सूल प्रोडक्ट में आपको स्मेल नहीं मिलती है। दिस इज कॉल्ड ए रियल नैनो इमल्सन साइंस, जिसमें एक तरीके से हम जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, आप खाने के बाद आप में डकार जो आती हैं आपको, वापस से जो डकारें आती है, उसमें आपको कभी स्मेल नहीं आती हमारे प्रोडक्ट से। दिस इज कॉल्ड द प्योर इंग्रेडिएंट साइंस दैट इज ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड, और जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि कोई केमिकल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं, जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है। नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी जो फिजिकल इमल्सन बना के उसको बाइंड ऐसी चीजों के जो फूड ग्रेड वाली हैं उसके साथ उसको डिलीवर किया जाता है, जिसको यूज करने से अब्जॉर्बेंस ज्यादा रहता है, ज्यादा यूटिलाइज कर पाते हो। कोई केमिकल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक तरीके से ग्रीन केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं, जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है। नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी जो फिजिकल इमल्सन बना के उसको बाइंड ऐसी चीजों के जो फूड ग्रेड वाली हैं उसके साथ उसको डिलीवर किया जाता है, जिसको यूज करने से अब्जॉर्बेंस ज्यादा रहता है, ज्यादा यूटिलाइज कर पाते हो उस पूरे सप्लीमेंट को, अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हो, अच्छे से बॉडी यूटिलाइज कर पाती है। और जो अनयूटिलाइज मटेरियल होता है, जिसको बॉडी यूटिलाइज, उसको आप आराम से आपकी किडनी से पास हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट बॉडी में नहीं करता है। उसके अंदर मैक्सिमम चीज रासायनम फॉर्म में डली हुई है। रासायनम फॉर्म क्या होता है कि वो आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। जैसे आपने बनाना खाया तो बनाना आपकी बॉडी का पार्ट बन गया, सेब खाया तो सेब का अपनी बॉडी का पार्ट बन गया। तो हमारे सप्लीमेंट में ऐसे कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होते जो लीवर किडनी को डैमेज करें, जिसका कोई साइड इफेक्ट होता है। दरअसल दरअसल लोगों को ये बड़ी चैलेंज रहता है, और ऐसे प्रोडक्ट जो धड़ल्ले से आयुर्वेद के नाम पे बिकते हैं, धड़ल्ले से मार्केटिंग में प्लान के नाम से बिकते हैं, मोटिवेशन के नाम पे बिकते हैं, उनसे थोड़ा सा मैं हमेशा बोलता हूं कि साइंस को देखिए, क्योंकि हेल्थ के साथ आप डील कर रहे हो, शरीर के साथ आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ इंपॉर्टेंट है। आर्ट ऑफ लिविंग को हम साइंस ऑफ लिविंग बोल रहे थे, बट प्रोडक्ट इज आर्ट ऑफ मार्केटिंग नहीं है, इस साइंस है जो भी आपको सेफ्टी दे सकती है। और यूएसएफडीए, बहुत ही कम कंपनियां इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आपको देखेंगी, मतलब नेग्जिली ना के बराबर तो आपको देखने को मिलेंगी, जो आपको यूएसएफडीए जैसे प्रूवन प्रोसेसिंग प्लांट से आपके पास प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप क्वालिटी का एश्योरेंस ले सकते हैं, इनोवेशन का एश्योरेंस ले सकते हैं, सेफ्टी का एश्योरेंस ले सकते हैं, और फिर लास्ट में चौथा वर्ड जोड़ना चाहूंगा, रिजल्ट का भी एश्योरेंस ले सकते हैं। और जितने भी लगता है कि आप जो स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हैं, यदि रिजल्ट का एश्योरेंस आपको लगता है तो आप अपना थम्स अप दिखा के मुझे समर्थन दे सकते हैं कि यस, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों के चेहरे से, भाव से पता लगता है कि यू आर वेरी हैप्पी, एंड लेट्स बिल्ड ए दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी जहां क्लैरिटी हो प्रमोशन में, सेफ्टी हो प्रोडक्ट में, विचारों में से लेके हम जिसके साथ प्रोडक्ट लेके जाते हैं वहां सच्चाई हो, और कोई भी चीजें हम इस तरीके से ना करें जो हमारी कम्युनिटी, हमारे परिवार या हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हर्ट करें, या इसकी गलत तरीके के प्रमोशन में इस इंडस्ट्री को लेके जाएं, वो एक्टिविटी ना कीजिए। और मुझे पता है कि एस्टोनिया वन एज अ प्योरली एक कल्चर्ड कंपनी है, एक प्रोफेशनल कंपनी है, और हमारे सारे एसोसिएट्स जो हैं वो बहुत सेंसिबल एंड सलीके से काम करते हैं। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच, और जय हिंद, जय भारत।